वक्फ बोर्ड क्या है और सभी जगह इस चीज पर डिबेट क्यों हो रही है? पहले तो कांग्रेस भी यही बिल लाना चाहती थी और 2019 में अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन जब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर रिवोल्ट किया तो कांग्रेस ने अपना 20% वोट बैंक बचाने के चक्कर में सरेंडर कर दिया। अमित शाह ने बताया कि वक्फ बोर्ड पर 1 लाख करोड़ के घोटाले का इल्जाम है। वक्फ बोर्ड के नाम पर लगभग 9,40,000 एकड़ जमीन है। The country's third largest landowner after the Indian Railways and Armed Forces. इस्लाम में अल्कोहल प्रोहिबिटेड है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने 6.5 एकड़ जमीन विजय माल्या को किंगफिशर फैक्ट्री बनाने के लिए लीज पर दे दी। रिपोर्ट्स ने बताया जब लोग आउट ऑफ इंडिया गए तो कुछ सालों बाद उनकी जमीन वक्फ बोर्ड ने अक्वायर कर ली इल्लीगल तरीके से। वापस आने पर घर की जगह मस्जिद मिली। प्रैक्टिस में वक्फ बोर्ड को 2023 से लेकर 2025 तक एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ, लेकिन लैंड एक्विजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड इंक्रीज टू 25%। कर्नाटका के वक्फ बोर्ड पर 2 लाख करोड़ का स्कैम का भी इल्जाम है। कोई भी वक्फ बोर्ड के डिसीजन को अदालत में चैलेंज नहीं कर सकता। कोई एस्टैब्लिश प्रोसीजर ही नहीं है इसके लिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। वक्फ एक इस्लामिक टर्म है जिसमें किसी भी प्रॉपर्टी को खुदा के नाम पर डोनेट किया जाता है। इसका मतलब है कोई भी एसेट जैसे जमीन, बिल्डिंग या कोई भी प्रॉपर्टी उनको सोशल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए डोनेट किया जाता है। ये प्रॉपर्टीज अक्सर मस्जिद, मदरसे, हॉस्पिटल्स और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के लिए यूज होते हैं। जब हम वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो ये वो इंस्टीट्यूशन है जो इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है और इंश्योर करता है कि ये एसेट सही तरीके से यूज हो सके। इंडिया में सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक सेंट्रल बॉडी है। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करने का काम करती है और हर स्टेट में अपने रिस्पेक्टिव वक्फ बोर्ड के लोकल लेवल पर वक्फ बोर्ड मैनेज करने वाले लोग भी हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वक्फ बोर्ड सिर्फ एक मैनेजमेंट बॉडी नहीं है बल्कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी है। इस्लाम के सभी बड़े डिसीजन वक्फ बोर्ड ही लेता है। हैरानी की बात यह है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ इंडिया में ही है। किसी भी और इस्लामिक कंट्री में वक्फ नामक कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इंडिया में वक्फ बोर्ड का कंसेप्ट ब्रिटिश एरा के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था। 1954 में वक्फ एक्ट को पास किया गया जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज का गवर्नेंस डिफाइन किया गया। यहाँ से एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया था जिसमें हर स्टेट में वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त वक्फ को पूरा सपोर्ट किया था ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज को बेटर मैनेज किया जा सके। पहले वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए काफी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था और उस वक्त ज्यादा कंट्रोल रिलीजियस हेड और लोकल कम्युनिटीज के पास था। लेकिन 1954 के बाद वक्फ एक्ट के जरिए एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की गई जिसमें एक बॉडी बनाई गई जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज को रेगुलेट कर सकती है। ये एक्ट मेनली प्रोटेक्ट करता था रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ताकि उन प्रॉपर्टीज का मिसयूज ना हो सके। लेकिन वक्त के साथ वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसे देखते हुए पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ने वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश की और ये ही आज एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिबेट भी है। 2019 में वक्फ बोर्ड इशू काफी हाईलाइटेड हुआ जब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2019 को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करने का एम रखता था। गवर्नमेंट का कहना था कि इस बिल के थ्रू वक्फ बोर्ड का गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। केरल उच्च न्यायालय ने उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि निकाय नहीं है। 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ और 13 से 25 तक एक कानून बनने का परिणाम क्या आया और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई। अब ये जो कह रहे हैं ये मुसलमान भाइयों के हित में कह रहे हैं जिसका विरोध कर रहे हैं या अहित में। जहां से इस इशू की शुरुआत हुई। ये बिल पास होने के बाद सबसे पहले जो चीज सामने आई थी वो थी गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल। गवर्नमेंट चाहती थी कि वक्फ बोर्ड का फंक्शनिंग पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो ताकि उन प्रॉपर्टीज का ऑडिट हो सके और मिसमैनेजमेंट को रोका जा सके।
कई मुस्लिम कम्युनिटीज ने इसको एक पॉलिटिकल स्टेप माना और बोला कि ये एक तरह से रिलीजियस ऑटोनॉमी को अंडरमाइन कर रहा है। ये अमेंडमेंट्स पास किए गए तब मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स और एक्टिविस्ट ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किए और प्रोटेस्ट वायलेंट भी हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि ये गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रिलीजियस कम्युनिटी के अफेयर्स में अनअक्सेप्टेबल है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना था कि अमेंडमेंट्स जरूरी हैं ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज ना हो सके। गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यू किया कि कई बार वक्फ प्रॉपर्टीज को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के नाम पर इलीगली ट्रांसफर भी कर दिया जाता था और इन प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यह प्लान बनाया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड्स को प्रोफेशनल अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत होगी, क्योंकि अब भारत बदल रहा था और इसके लिए ऑडिट मैकेनिज्म बहुत जरूरी था एस्टेब्लिश करना। साथ ही गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि ये अमेंडमेंट्स कम्युनिटी वेलफेयर के लिए ही हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज को एफिशिएंटली मैनेज करने का मतलब था बैकवर्ड क्लास और रिलीजियस कम्युनिटी को और आगे लेके जाना। रिपोर्ट्स बताती है कि वक्फ ने कई 100 एकड़ जमीन इलीगली अपने नाम पर ट्रांसफर कर ली थी और जिनकी वो जमीन थी उनको वापस देने की सिर्फ एक ही शर्त लगाई गई, वो थी इस्लाम में कन्वर्जन, जो कि इंडिया में इम्पॉसिबल थी क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसे ही वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ, कई जगह पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मुस्लिम लीडर और कई आम लोगों का मानना था कि ये उनके रिलीजियस ऑटोनॉमी के अगेंस्ट है। उनका कहना था कि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल ज़्यादा बढ़ा रही है और इससे वक्फ बोर्ड की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। बिल पास होने के बाद कई जगह जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और केरला में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और ये प्रोटेस्ट काफ़ी इंटेंस थे और कई जगह पे तो ये प्रोटेस्ट वायलेंट भी हो गए। इन प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी सपोर्ट मिला, स्पेशली ऑपोजिशन पार्टीज़, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को एंटी माइनॉरिटी और एंटी रिलीजियस तक कह दिया। प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को इंडिपेंडेंट और रिलीजियस हेड के ही कंट्रोल में रहना चाहिए। कांग्रेस का वक्फ बोर्ड के इशू पर रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी जोर दिया गया, लेकिन उनकी गवर्नमेंट के दौरान वक्फ बोर्ड के इशू पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया गया। इसका सबसे बड़ा कारण था 20% मुस्लिम वोट बैंक। 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीधा है। आज भी कांग्रेस का स्टांस थोड़ा मिक्स्ड है। एक तरफ उनका कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लाए रिफॉर्म को भी वो सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस का कहना था कि वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में गवर्नमेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है और इससे रिलीजियस फ्रीडम को छुपाया जा रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? 2020 में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। इस बिल का मेन एम था वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग को स्ट्रीमलाइन करना। बिल में कहा गया कि वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टीज का प्रॉपर ऑडिट करना होगा और इन प्रॉपर्टीज को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए कमेटी के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा। इस अमेंडमेंट के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को ज्यादा प्रोफेशनल और एफिशिएंट बनाने की कोशिश की गई। इसमें यह भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड को ऑडिट का पार्ट बनना होगा और रिपोर्ट सीधी गवर्नमेंट चेक करेगी। अब बात करते हैं 2024 में आए मेजर लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट की। बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने टेन्योर में वक्फ बोर्ड के ऑपरेशंस को मॉडर्नाइज करने के लिए कुछ मेजर रिफॉर्म किए हैं, जो अब पार्लियामेंट में पास हो गए हैं। ये अमेंडमेंट, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के नाम से जाना जाता है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है। बीजेपी गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से ये रिफॉर्म वक्फ प्रॉपर्टी की बेटर मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। इन रिफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव है वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज का मिसयूज होने से रोकना। मान्यवर, ये बिल जमीनों की सुरक्षा प्रदान करेगी। मान्यवर, किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन। इस बिल से सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल अमेंडमेंट में ज्यादा हो गया है। वक्फ प्रॉपर्टीज का ऑडिट सेंट्रल लेवल पर होगा और उसका मॉनिटरिंग सिस्टम भी एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि इम्प्रॉपर यूज रोका जा सके। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये रिफॉर्म वक्फ एसेट के मैक्सिमम पोटेंशियल यूटिलाइज करने के लिए है, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा और कम्युनिटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट में यूज किया जाएगा।
इस बिल को रिफॉर्म करने का एक कारण है वक्फ बोर्ड की करप्शन को रोकना और लोगों पर किए गए अनफेयर प्रैक्टिसेस। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पेशली कुछ फिगर्स का एग्जाम्पल दिया जो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज का मिसमैनेजमेंट और करप्शन को एक्सपोज करते हैं। 18 लाख एकड़ और 13 से 25 तक एक कानून बनने का परिणाम क्या आया? और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई। ये फिगर्स इतने अलार्मिंग थे कि इन्होंने गवर्नमेंट को रिफॉर्म लाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज हो रहा है और ये मनी डायरेक्टली वक्फ लीडर्स के पास जा रही है। इसका मतलब है कि 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज या तो इलीगल लीज पर दी गई हैं या उन्हें इलीगली बेचा गया है और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को बेचना इस्लाम में अलाउड नहीं है। होम मिनिस्टर का ये भी कहना था कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को इलीगल तरीकों से लीज पर दिया गया है। इस्लाम में अल्कोहल तो हराम है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने विजय माल्या को अल्कोहल फैक्ट्री लगाने के लिए अपना लैंड लीज पर दे दिया, जो कि बहुत शॉकिंग था क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज को रिलीजियस और कम्युनिटी डेवलपमेंट पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह भी क्लेम किया कि वक्फ प्रॉपर्टीज को इलीगल बेचा गया है, जिसमें 300 करोड़ की प्रॉपर्टीज का बेचने का दावा किया गया है, जो कि इलीगल है। ये प्रॉपर्टीज जो ओरिजिनली पब्लिक वेलफेयर और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए थे, उनको बेचा गया और जो पैसा मिला उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में यूज किया गया है। ये भी कहा गया कि जो जमीन बेची गई है उनमें से कई केसेस में प्रॉपर्टीज को सस्ते दामों पर बेचा गया और इस पैसे को इलीगल कामों में यूज किया गया है। अमित शाह का कहना था कि वक्फ प्रॉपर्टीज को रेंट पर देने की जो प्रैक्टिसेस थी वो अनफेयर थी, जिसमें वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और एजेंट्स ने 200 करोड़ की प्रॉपर्टीज को नेग्लिजिबल रेंट पे लीज पर दे दिया। इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए नहीं जाता था, बल्कि उसका मिसयूज होता था। ये सब साइन एक ही तरफ ले जा रहे थे कि वक्फ बोर्ड कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं करती, बल्कि धर्म के नाम पर वक्फ बोर्ड के लीडर की जेबें भरी जा रही हैं। अमित शाह का कहना था कि ये सब सिर्फ एक छोटे से ग्रुप के बेनिफिट के लिए हो रहा है, जबकि असली बेनिफिशरीज जो रिलीजियस कम्युनिटी और अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज इतना ज्यादा बढ़ गया था, अगर इसको रोकने के लिए रिफॉर्म्स ना किए जाते तो फ्यूचर में इससे और फाइनेंशियल लॉस हो सकता था। ये सभी स्टेटमेंट से ये क्लियर होता है कि ये करप्शन कोई छोटी बात नहीं। 1 लाख करोड़ की फाइनेंशियल लॉस जो डायरेक्टली मिसमैनेजमेंट और करप्शन की वजह से हो रही है, इससे कम्युनिटी का वेलफेयर काफी इफेक्ट हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का एम है कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज मिसयूज रोकने के लिए बहुत जरूरी है। उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे मुस्लिम के रिलीजियस और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए यूज किया जाए। नई अमेंडमेंट में सारी ट्रांजैक्शन डीएम अप्रूव करेगा और अगर किसी की जमीन इलीगल तरीके से एक्वायर की गई है तो वो भी कोर्ट में वक्फ बोर्ड को चैलेंज कर सकता है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। ये फिगर्स जो अमित शाह ने पार्लियामेंट में दी, ये एक प्रूफ है कि इस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज हो रहा है। जब गवर्नमेंट ये रिफॉर्म ला रही है तो ये सब फिगर्स जस्टिफाई करते हैं कि ये स्टेप जरूरी है। 2025 में भी वक्फ बोर्ड रिफॉर्म पर पब्लिक ओपिनियन मिक्स्ड है। रिलीजियस माइनॉरिटी और मुस्लिम कम्युनिटी काफी कंसर्न है कि उनकी फेथ बेस्ड ऑटोनॉमी साथ साथ प्रिजर्व्ड हो, जबकि गवर्नमेंट रिफॉर्म कम्युनिटी वेलफेयर के लिए किए जा रहे हैं। आज भी लोग डिबेट करते हैं कि ये रिफॉर्म सच में वक्फ प्रॉपर्टीज को बेटर मैनेज करेंगे। वेस्ट बंगाल की सीएम ने कहा कि ये बिल वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होंगे, जबकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि ये भारत का बिल है और इसे मानना पड़ेगा। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। और कई जगह पर जुम्मे की नमाज में भी लोगों ने अपने हाथ पर ब्लैक रिबन बांधकर इसका रिवोल्ट किया। ये सिचुएशन धारा 370 को रिवोक करने के टाइम और 3 तलाक को हटाने के टाइम भी थी। इंडिया में आग लगाई जा रही है। हमें इस टॉपिक को डीपली समझने की जरूरत है। हमें अपने रिलीजियस थॉट्स को साइड में रखकर ये देखना चाहिए कि अगर भारत सरकार कुछ सही काम कर रही है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड लेट अस नो हाउ वी डिड। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।